ये एक साइंस डॉक्यूमेंट्स नॉलेज वीडियो है। कई साल पहले सर स्टीफन हॉकिंग की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन का मतलब क्या है, हम ये क्यों हैं, जैसे सवालों की पूरी जानकारी दी थी। ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज में उस वीडियो का हिंदी वर्जन उपलब्ध नहीं है। आज हम लेकर आए हैं मीनिंग ऑफ लाइफ विद स्टीफन हॉकिंग, जिसमें सिर्फ आवाज सिर्फ मेरी है और एक एक शब्द सर स्टीफन हॉकिंग का है। हेलो, मेरा नाम है स्टीफन हॉकिंग, एक भौतिक शास्त्री, अंतरिक्ष विज्ञानी और एक स्वप्न दृष्टा। हालांकि मैं चल फिर नहीं सकता और बात भी एक कंप्यूटर के जरिए करता हूं, लेकिन मेरे दिमाग की उड़ान बहुत ऊंची है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं ब्रह्मांड से जुड़े अहम सवालों के जवाब ढूंढता रहता हूं, जैसे क्या जिंदगी का कोई मतलब है? क्या इस खूबसूरत बेमिसाल दुनिया में हमारे वजूद का कोई वजह है? मैं पता लगाना चाहता हूं कि जिंदा होने का क्या मतलब है। जरा सोचिए, इंसान होने का मतलब है कि सच्चाई की हद पर रहना। आप खुद देखिए, हम इंसान बड़े ही उत्सुक जीव हैं। आप सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। क्या हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या जिंदगी का कोई मतलब है? आपको शायद लगे कि ये सभा तो फिलॉसफी की है, मगर मैं जानता हूं कि फिलॉसफी तो खत्म हो चुकी है। मेरे हिसाब से विज्ञान इसका जवाब दे सकता है। विज्ञान ने सब कुछ बदल दिया है, सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया ही नहीं, खुद को देखने के हमारे नजरिए को भी। हम इन खोजों के बारे में जो भी कहें कम ही होगा। सबसे पहली बार इन्होंने हमें अभी कॉमन सेंस पीछे छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया है। हम जब साइंस को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हमें बेमिसाल जीवन नजर आता है। हम जीते हैं, प्यार करते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं। कभी कभी कानून भी तोड़ते हैं और गलत हरकत करने लगते हैं। हम सभी में उम्मीदें, सपने और इच्छाएं होती हैं, मगर जिंदगी का मतलब जानने से पहले हमें ये बात मान लेनी होगी कि ये सब फिजिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए, पूरा ब्रह्मांड कुदरत के नियमों से चलता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। ये नियम हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, चाहे वो परमाणुओं के अंदर की हरकतें हो या विशाल तारामंडल का एक दूसरे से टकराना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम इंसान इन नियमों से अछूते कैसे रह सकते हैं। आखिर हम भी तो उन्हीं बुनियाद चीजों से बने हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर काम भी करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये समझना कि हम इंसान क्या हैं और किस तरह से हम छोटे और मामूली जीव से विशाल, प्राचीन और ज्यादा खूबसूरत ब्रह्मांड से जुड़े हैं, जिसने हम सबको बनाया है। उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि हमारी जिंदगी का क्या कोई मतलब है या नहीं, और शायद ये भी कि वो मतलब आखिर है क्या। इस अनूठे सवाल का जवाब पाने की पहली कोशिश की थी उस शख्स ने जिसका नाम था रेने डेकार्ड। आप शायद डेकार्ड को आधुनिक फिलॉसफी का पितामह कहें, पर मेरी नजरों में वो तो बस एक विज्ञान पितामह थे। डेकार्ड ने पहली बार कहा था कि इंसान दो मूल चीजों से बना है, शरीर और दिमाग। उन्होंने शरीर की रचना के हिसाब से उसके चित्र बनाए। उनके हिसाब से हमारा शरीर भी जीव वैज्ञानिक मशीन है, मगर उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि दिमाग बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक मामूली से थॉट एक्सपेरिमेंट से यह साबित किया। उन्होंने कल्पना की उनका शरीर है ही नहीं और वो एक भूत की तरह हवा में उड़ रहे हैं। ये बात भले ही अजीब लगे, पर ऐसा करना आसान था। फिर ये कल्पना करने की कोशिश की कि उनका दिमाग ही नहीं है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। जाहिर है, बिना दिमाग के आप कोई कल्पना कैसे कर पाएंगे। तब उन्होंने इसे एक लाइन में बताया, मैं सोचता हूँ इसीलिए मेरा वजूद है। वो मानते थे कि बुनियादी तौर पर शरीर और दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, इसका पता लगाकर ही हम ये जान पाएंगे कि जिंदगी के मतलब का वैज्ञानिक आधार क्या है। इस मामले में भी डेकार्ड अपने वक्त से काफी आगे थे। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग हमारी रीढ़ के ऊपरी किनारे पर बनी एक छोटे से उभार पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। हालांकि वो पूरी तरह से सही तो नहीं थे, पर डेकार्ड काफी करीब जरूर थे। आज हम भी जानते हैं कि हमारा चेतन मन हमारे दिमाग की ही देन है। वो अंग इतना जटिल है कि मैं तो उसे तंग कर देने वाला मानता हूँ। इंसान का दिमाग हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल होता है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम शायद कुछ समझ भी नहीं पाते। उसके अंदर भी उतने ही ब्रेन सेल्स होते हैं जितने की हमारी आकाशगंगा में तारे हैं।
1000 करोड़ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तब हमारे ब्रह्मांड के तारा मंडलों से कहीं ज्यादा कनेक्शन बन जाते हैं। आप शायद ये भी कहें कि दिमाग का अध्ययन करना न्यूरोसाइंस का काम है, मगर चूंकि दिमाग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे ही बुनियादी बलों पर ही काम करता है, इसीलिए सोच की फिजिक्स की बात हो जाती है, तेज जटिल फिजिक्स की। एक फिजिसिस्ट होने के नाते मैं इंसान के दिमाग को भी ब्रह्मांड के एक सबसे अनोखी रचना मानता हूँ। अगर हम ये जान लें कि हमारा दिमाग किस तरह से ब्रह्मांड को समझता है, तब हम ये भी पता लगा लेंगे कि क्या इसका कोई मतलब भी है। प्राचीन यूनानी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि क्या दिमाग भी कुदरत के नियमों पर चलता है। ये एक ऐसी बात थी जो अगली 20 सदियों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। आखिरकार अगर हम सभी एक जैसे हैं, तो फिर जिंदगी का क्या मतलब है? शायद कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब आप कैम्ब्रिज में ही इंसान के एक आम दिन को ले लीजिए। 3 लोग एक नदी में एक सुहाने दिन का मजा ले रहे हैं। ये नदी कई कॉटेजों के बीच से होकर बहती है। इन लोगों का शरीर इनके दिमाग से नियंत्रित हो रहा है और ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को और अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं। ये गाना भी बजा सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। इनकी दुनिया बेमानी नहीं है, बात बिल्कुल अलग है। इनकी दुनिया का एक मतलब है। इनके लिए तो एक दूसरे को देखना भी एक मतलब रखता है, इस हद तक कि लोग लापरवाह भी हो जाते हैं। वो मतलब कहाँ छुपा है, इसका पता लगाना शायद विज्ञान के लिए मुश्किल है, पर इसका मतलब ये भी है कि हमें ये भी समझना होगा कि हमारे अंदर चेतना क्यों है। ऐसा भी आया विज्ञान का एक सबसे बड़ा सिद्धांत क्रम, विकास का सिद्धांत। हम ये तो जानते हैं कि पृथ्वी का हर चीज बड़े जटिल मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड से बना है। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बेदर्दी से टकराया, तब बना पहला जीव। कई 100 करोड़ साल के दौरान उन जीवों का विकास हुआ और आखिर में बने कई कोशिकाओं वाले दिमाग वाले जीव। जटिल जीवों को दिमाग चाहिए, जो कि उसकी मदद से ही बहुत ज्यादा से ज्यादा जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के लिए प्रतिक्रिया करते हैं और आगे की सोचते हैं। जो जीव अपने माहौल को जितना ज्यादा जानता है, वो उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। आखिरकार चेतना इतनी विकसित हो गई कि हर जीव खुद को समझने लगा। हम भी वही हैं, खुद को जानने वाले जीव, जिसे विकास ने चेतना की शक्ति दी है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक बायोलॉजिकल ढांचा आखिरकार कैसे सोच सकता है, महसूस कर सकता है या किसी बात को मतलब दे सकता है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, मगर चेतना के विकास से जुड़े कई सिद्धांत तो हैं। 1970 के दशक में एक मैथमेटिशियन जॉन कन्वे ने कैम्ब्रिज में ही अनजाने में बड़ी खोज कर दी थी। उन्होंने गेम ऑफ लाइफ नाम का एक मामूली सा सिम्युलेशन बनाया, जिससे पता लगता था कि दिमाग जैसी एक जटिल चीज भी है, किस तरह से कुछ बुनियादी नियमों से चलती है। उस सिम्युलेशन में एक ग्रेड थी जो शतरंज के बोर्ड की तरह चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैली रहती थी। उस ग्रेड का हर चौखाना या तो रोशन था, जिसे वह जिंदा कहते थे, या उसमें अंधेरा था, जिसे वो मुर्दा कहते थे। कोई भी चौखाना जिंदा है या मुर्दा, ये तय होता था उसके आसपास के 8 खानों में होने वाली हरकतों से। मिसाल के तौर पर अगर इस जिंदा चौखाने के आसपास कोई और जिंदा चौखाना नहीं होगा, तो नियम के मुताबिक माना जाता था कि ये भी अकेलेपन से मुर्दा हो जाएगा। अगर एक जिंदा चौखाने के आसपास 3 से ज्यादा जिंदा चौखाने होते थे, तो वे भी ज्यादा भीड़ की वजह से मर जाएगा। लेकिन अगर एक मुर्दा चौखाने के आसपास 3 जिंदा चौखाने हैं, तो वो भी रोशन हो जाएगा, उसका जन्म होगा। अगर हम रोशन या जिंदा चौखाने का एक सेट लें और ये शुरू कर दें, तो उससे ये तय होगा कि भविष्य में क्या होगा। नतीजे चौंकाने वाले थे। जब ये प्रोग्राम चला तो अलग अलग आकार अपने आप बनने और खत्म होने लगे। कई आकार के एक दूसरे से टकराते ग्रिड के पार जाने लगे, मगर कई चीजें, कई प्रजातियां ऐसी थीं जो आपस में संपर्क में थीं। कुछ तो अपनी संख्या भी बढ़ा रही थीं, जैसे असली दुनिया में जो बच्चे जन्मते हैं। जब ये जटिल गुण बड़े ही बुनियादी नियमों से पैदा होते हैं, जिनमें चल या प्रजनन की बात तक नहीं होती, हम ये मान सकते हैं कि गेम ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज सिर्फ कुछ बुनियादी नियमों के सहारे बड़े ही जटिल गुण पैदा कर सकती है। शायद बुद्धि भी हो सकती है,
कि उसके लिए हमें ऐसी ग्रेड की जरूरत हो जिसमें कई सौ करोड़ चौखाने हो, पर ऐसी ग्रेड मुमकिन है। हमारे दिमाग में भी तो कई हजार करोड़ कोशिकाएं हैं। इस लिहाज से तो मुझे तो यही लगता है कि इंसान का दिमाग जो मतलब पैदा कर सकता है वह एक विशाल, एक बड़े जटिल सिस्टम से पैदा होते हैं और वह बड़े ही मामूली नियमों से चलते हैं। इसका मतलब है डेकार्ट सही थे, शरीर और दिमाग अलग हैं। शरीर और दिमाग भौतिक चीजों से बने हैं, दिमाग उस लगातार बदलती चीज की ही देन है। हमारा शरीर हार्डवेयर है, हमारा दिमाग सॉफ्टवेयर। वैसा ही सॉफ्टवेयर जिससे मैं आपसे अपनी बात कह पा रहा हूं, मगर इससे एक समस्या खड़ी होती है, हमारी इच्छा की समस्या। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर मैंने फिजिक्स पढ़ना पसंद किया। अब लगता है कि मेरा फैसला सही था, क्योंकि अब जो स्थिति है उसमें तो मैं बड़ा ही बुरा डॉक्टर साबित होता। मतलब मैंने सही फैसला लिया था, या फिर ये मेरी पसंद थी ही नहीं। शायद मैं अपनी इच्छा को लेकर भ्रम में हूँ। बात यह है कि अगर मेरा दिमाग कुदरत के सख्त नियमों से चलता है तो जाहिर है कि मैंने जो रास्ता चुना था वो पहले से तय था। सच तो ये है कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि हम जो भी फैसले लेते हैं उनके ऊपर कई चीजों का असर होता है, जैसे कि बिजली। आप शायद मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे। अब मान लीजिए कि हम एक सर्जरी देख रहे हैं जिसे अब अवेक ब्रेन सर्जरी कहते हैं। इससे स्नायु की बीमारियां ठीक की जाती हैं। इसमें दिमाग पर बिजली से चलने वाले प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम दिमाग के सही हिस्से को बिजली से उत्तेजित करें तो हमारे मन में हाथ, पैर या चेहरा हिलाने की इच्छा पैदा होती है। इसके लिए सही जगह पर सिर्फ 3.5 वोल्ट बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। मरीज तो यही सोचता है कि वो फैसला उसने लिया है, मगर सच ये है कि फैसला डॉक्टर ने दिया है। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर किसी के दिमाग को अपने वश में कर ले और शायद उसे प्यार भी करवा दें, मगर बेचारा इंसान तो यही सोचेगा कि वो अपनी मर्जी से वो सब कर रहा है। सच्चाई तो उसके उलट है। वो कारामात होगी उसके दिमाग में मौजूद फिजिक्स की। बहुत से लोगों को ये सोच ही डरावनी लगती है, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे हमारी इंसानियत खत्म हो जाएगी और हम न सिर्फ एक मशीन बन जाएंगे, बल्कि ऐसी मशीन बन जाएंगे जो बुरी ताकतों के हाथों की कठपुतली होंगी। हो सकता है कि मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी में से किसी एक को चुनने का फैसला किया ही ना हो। शायद फिजिक्स के नियमों ने पहले से ही मेरे करियर तय कर दिया हो, शायद ऐसा ना भी हो। हम हमेशा कुदरत के नियमों का किसी बात का अंदाजा नहीं लगाते। हम हमेशा ये नहीं बता सकते कि पासे पर कौन सा अंक आएगा, जबकि ये पूरी तरह से फिजिक्स है। अगर हम उसे एक बड़े जटिल सिस्टम से जोड़ देंगे तो किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा पाना नामुमकिन होगा। ऐसा एक सिस्टम देखने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। आप ये तो जानते ही हैं कि हम हमेशा लगातार बदलते मौसम पर नजर रखते हैं, खासकर तब जब हम गर्मियों में दावत देने वाले हों। कितना अच्छा होगा अगर हमें मेहमानों को बुलाने से पहले ये पता चल जाए कि मौसम सुहाना रहेगा। सुहाने दिन का अंदाजा लगाना बड़ा ही आसान है। हम ये तो जानते ही हैं कि हमारा वायुमंडल किस तरह से गर्मी और दबाव पर प्रतिक्रिया करके बादल और गरज तूफान पैदा करता है, मगर ये भी सच है कि हम चाहे लाख कोशिश कर ले पर ये नहीं बता सकते कि किसी खास जगह पर एक खास वक्त पर हम मौसम की भविष्यवाणी अक्सर मामूली से मॉडलों से करते हैं, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, मगर उन छोटी छोटी बातों के अंजाम काफी बड़े होते हैं। हो सकता है कि अमेज़न में एक तितली पंख फड़फड़ा रही हो और यहाँ आपकी दावत पर पानी फिर जाए। बड़ा ही जटिल सिस्टम है। मुझे लगता है कि हमारा दिमाग भी एक जटिल सिस्टम है। पृथ्वी के वायुमंडल की तरह हम भी फिजिकल नियमों से चलते हैं, पर हमारे बारे में भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दिमाग भी हमारे सिर के अंदर के मौसम जैसा ही है। हमारी इच्छा वो प्रक्रिया है जो उस वक्त सामने आती है जब इस बड़े ही जटिल सिस्टम के सामने एक पसंद आती है। मैं आपको ये बात समझाता हूँ। आप ये सोचिए कि एक आदमी रात में जागता है और उसे प्यास लगती है। अब मान लीजिए कि इंसान के दिमाग के बारे में मेरी राय सही है और इंसान का दिमाग कुदरत के नियमों से चलता है। अब उसमें हमारी मर्जी कहाँ आती है? चलिए हम उसे कुछ चुनने का मौका देते हैं। वो प्यास बुझाने के लिए संतरे या सेब का रस पी सकता है,
जैसे ही उसे सेब के रस की गंध मिलती है, उसके न्यूरॉन जाग उठते हैं और उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे सेब के बाग में बिताए वो सुनहरे पल याद आ जाते हैं। वो फौरन फैसला कर लेता है। उसका फैसला हैरान भी नहीं करता। वो तय कर लेता है उसकी पसंद को ही हम उसकी इच्छा कहते हैं। मगर ये बात भी फिजिक्स से जुड़ी हुई है। पीछे देखें तो मैंने भी एक फिजिसिस्ट बनने का फैसला किया था। मैं उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि वो मेरी एक इच्छा थी, क्योंकि इच्छा भी एक जटिल फिजिक्स है जब वो काम करती है। जब हम कोई फैसला करते हैं, लेकिन अगर आपकी पसंद सिर्फ फिजिक्स है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद भ्रम में हैं और जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। इसका जवाब पाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा और कुदरत की सच्चाई पर भी सवाल उठाने होंगे। हम में से ज्यादातर लोग सच्चाई के बारे में एक आम धारणा रखते हैं। हमारे आसपास की दुनिया हमारे सहारे नहीं है। उनमें कई ऐसी अश्लील चीजें हैं जो असल में वहां हैं। मगर विज्ञान हमारी इस बुनियादी राय से भी पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा है और वो जिंदगी का मतलब जानने की कोशिश कर रहा है। अब इस छोटी सी लड़की को ही ले लीजिए, जो मोन्जा इटली के एक भीड़ भरे बाजार में घूम रही है। उसके लिए हकीकत है आवाज, रंग, स्वाद और गंध, जो आधारित है उन जानकारियों पर जो उसकी इंद्रियां उसके दिमाग को भेज रही हैं। अगर हम ये मान लें कि दिमाग भी हमारे सिर के अंदर एक मौसम व्यवस्था जैसा ही है जो फिजिक्स से चलता है, पर उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इससे सच्चाई अपने आप ही टूटने लगेगी। वो सबके लिए अलग अलग होती है। मेरे लिए जो हकीकत है वो शायद आपकी या इस मछली की ना हो। इसकी हकीकत तो इस गोल्डफिश बाउल तक ही सीमित है, हर चीज बंद और ढकी हुई। मोन्जा में लोगों को लगा कि बेचारी मछली को ऐसी सच्चाई के बीच रखना सही नहीं है, इसीलिए यहाँ गोल्डफिश बाउल इस पोल पर पाबंदी लगा दी गई। एक वैज्ञानिक के तौर पर मेरी राय यही है कि ऐसे नियम सही नहीं है। अगर एक गोल्डफिश का नजरिया हमारे नजरिए जैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक धूमिल सच्चाई में रह रही है। अब मान लीजिए कि ये गोल्डफिश है, जीनियस है, हालांकि वो इस दुनिया को वैसे नहीं देख पाती जैसे हम देखते हैं, फिर भी कुदरत के नियमों से चल सकती है। उस धूमिल नजरिए का हिसाब लगाने का मैथमेटिक्स बड़ा ही अलग होता है, पर फिजिक्स तो वही रहेगी। अगर ये मछली इतनी समझदार है कि ये अंदाजा लगा सके कि पुलिस वाले की मोटरसाइकिल किस रफ्तार में चल रही है, तो वो सही दिशा और निकल भागने का सही वक्त और पता का भी अंदाजा लगा सकती है। मुझे नहीं लगता कि एक सच्चाई दूसरे से बेहतर होती है। इसका मतलब है कि सच्चाई देखने वाले के दिमाग में होती है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि हमारा नजरिया पूरी तरह से सही नहीं है। हमें तो यही लगता है कि इंसान की आंखें हमारे आसपास की दुनिया को अच्छी तरह से देख लेती हैं, मगर हमारी ये सोच भी सही नहीं है। हमारी आंखें एक बहुत छोटी सी जगह कोई अच्छी तरह से देख पाती हैं, हाथ भर दूर हमारे अंगूठे के बराबर की जगह को। हमारी आंखें हमारे दिमाग की ऑप्टिक नर्व को बिजली के सिग्नल भेजती है। जहां ये नर्व हमारी आंखों से जुड़ती है, उस जगह का मतलब है कि हमारी आंखों में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, मगर हम दो ब्लैक होल से अपनी धुंधली दुनिया को नहीं देख सकते। इसकी वजह है हमारा एक बेहतरीन अंग जिसे दिमाग कहते हैं। हमारा दिमाग सभी दरारें भर देता है और आंखों से आने वाले मामूली से सिग्नल को बाहर की दुनिया के 3 डायमेंशनल मॉडल में बदल देता है। हम इन्हीं मानसिक मॉडलों को सच्चाई कहते हैं। मगर ये बात जानकर हम जिंदगी का मतलब समझने के और कितना करीब पहुंचेंगे। देखिए, पहले तो ये एक बुरी खबर लग रही थी। अगर सच्चाई भी हर इंसान के दिमाग में बना एक मॉडल ही है, तो फिर वह मतलब कहां से मिलेगा? इसका मतलब है कि दुनिया में सच्चाई जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये बात भले ही अजीब लगती हो कि सच्चाई के बारे में हमारी राय पर शक करना सही है, मगर मुझे लगता है कि जिंदगी का मतलब जानने के लिए हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा कि स्वतंत्र सच्चाई है भी या नहीं। चलिए, अब हम एक विज्ञान कथा फिल्म का एक माहौल ले लेते हैं। हमारे आसपास की दुनिया असल में किसी आला दिमाग की बनाई एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। एक विशाल सुपर कंप्यूटर हमें हर तरह की इंद्रियां देता है, जिससे हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं। मगर सच तो ये है कि हमारे पास इंद्रियां हैं ही नहीं, हमारे शरीर का वजूद नहीं है। हम सिर्फ एक मर्तबान में बंद दिमाग जैसे हैं। ये बात भले ही अजीब सी लगती हो,
पर ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, सिमुलेशन की थ्योरी। अब हम इतना जानते हैं कि हम जो भी सच्चाई देखते हैं वो हमारे दिमाग में एक बेहद शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से दी गई है, और वो सिमुलेशन इतना सटीक होता है कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। मगर अब सुनिए असली बात, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। डेकार्ट की बात सही थी, हम सोचते हैं इसीलिए हमारा वजूद है। ये हैमबर्गर भी शायद एक कंप्यूटर कोड से ज्यादा कुछ नहीं है, मगर उसे खाने का मन हमारी इच्छा है। अभी भूख महसूस होती है, हम भले ही सिमुलेशन में हो पर हमारा दिमाग नहीं है। इसीलिए सच्चाई की असलियत पर शक करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम जो भी जानते हैं उसकी कुछ बुनियादी सीमा है। मिसाल के तौर पर ये टेबल ले लीजिए। हमें यह कैसे पता लगेगा कि जब हम बाहर हैं तब ये टेबल कमरे के अंदर ही है, जबकि हम उसे देख भी नहीं सकते। यह भी तो हो सकता है कि टेबल कमरे से बाहर निकल जाए। हो सकता है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाए, या शायद चांद पर भी पहुंच जाए। इतनी लंबी सैर के बाद तो शायद उसके पहले ही कमरे में लौट आए जब आप कमरे के अंदर आते हो। माना कि ऐसा शायद ही हो सकता है, पर हो तो सकता है। हम तो यही मानते हैं कि जब हम कमरे में नहीं थे तब भी टेबल वहीं पर थी। सच्चाई को माननीय मानने का हमारा यही बेहतरीन मॉडल है। हम विज्ञान में भी तो यही करते हैं। हम ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में अपना एक मॉडल बना लेते हैं। प्राचीन यूनानियों ने सबसे पहले ऐसा कोई वैज्ञानिक मॉडल बनाया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी एक बड़ा सा गोला है जो घूमती नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर है। मगर बाद में कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक के पितामहों ने उन्हीं बातों के लिए एक बिल्कुल मामूली सा मगर बड़ा ही अनोखा मॉडल बनाया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है और साथ ही साथ दूसरे ग्रहों के साथ सूरज का चक्कर भी लगा रही है। मगर दोनों ही रायों को सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो भी मॉडल थे और हर मॉडल की तरह वो भी वैसे ही मॉडल थे जो हमारे दिमाग ने हमारी सोच के आधार पर बना लिए थे। सच तो ये है कि हम फिजिसिस्ट हमेशा ऐसे मॉडल बनाते रहते हैं, मगर उन मॉडलों की सच्चाई को साबित कर पाना नामुमकिन है। इसका अन्य अच्छा उदाहरण मिला 1960 के दशक में, जब फिजिसिस्ट ने बेहद छोटे छोटे कणों का यानी क्वार्क्स का एक सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि इन क्वार्क्स से ही बेहद छोटे कण प्रोटॉन बने हैं। उन सिद्धांत या मॉडल के मुताबिक ये क्वार्क्स एक बल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उन्हें अलग करने की जितनी ज्यादा कोशिश की जाती है वो बल बढ़ता जाता है, मानो वो क्वार्क्स छोटे छोटे रबड़ बैंड से बंधे हो। इस मॉडल का ये मतलब भी था कि कोई एक अकेले क्वार्क्स को कभी देख ही नहीं सकता। पहले तो कुछ लोगों ने शक जताया, जब कोई चीज कभी दिख ही नहीं सकती तो क्या हम कह सकते हैं कि वो है? क्या ये कहना सही होगा कि क्वार्क्स असल में है? स्विट्जरलैंड के CERN में मौजूद एक विशाल पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से वैज्ञानिक उनको क्वार्क्स और दूसरे सूक्ष्म कणों का पता लगाने में जुटे हैं। बेहद तेज रफ्तार पर प्रोटॉन दोनों को आपस में टकराकर हम कुदरत के सबसे छोटे कणों के व्यवहार का पता लगा सकते हैं। हालांकि हम अभी तक सीधे सीधे प्रोटॉन क्वार्क्स नहीं देख पाए हैं, मगर हमने क्वार्क्स मॉडल में बताए उन कणों के व्यवहार को जरूर देखा है। तो क्या वाकई क्वार्क है? जवाब है कि वह वाकई है, मगर जब तक वो मॉडल में है तभी तक सही है। हम इससे ज्यादा नहीं जानते हैं। इसे कहते हैं मॉडल आधारित सच्चाई का विचार। मुझे लगता है कि इसके सहारे हम जिंदगी की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। मैं तो यही मानता हूं कि विज्ञान ने हमें एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई है। हम इंसान असल में बहुत ही जटिल बायोलॉजिकल मशीनें हैं जो कुदरत के नियमों से चलती हैं। हमारे दिमाग ने एक दूसरे के संपर्क में रहने वाले न्यूरॉन की एक असाधारण नेटवर्क से हमारा चेतन मन बनाया है। वो चेतन मन ही हमारे आसपास की दुनिया की एक ही 3 डायमेंशनल मॉडल बनाता है। एक ऐसा मॉडल जिसे हम सच्चाई कहते हैं, मगर सच्चाई उतनी नहीं है जितनी हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास देखते हैं। जमीन और अंतरिक्ष में लगी दूरबीनों की एक श्रृंखला ने हमारी इंद्रियों को नई ऊंचाइयां दी हैं और उनकी मदद से हम गहरे अंतरिक्ष में झांककर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा मॉडल बना सकते हैं। हम जैसे जैसे ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते गए, हमारी सच्चाई भी लगातार बड़ी से बड़ी होती गई।
एक वक्त पर हम जहां आसमान में कुछ दरारें देखते थे, वहां अब अपने सूरज जैसे तारे देख रहे हैं, जिनमें से कई के अपने ग्रह और चांद हैं। फिर दूर दराज के तारामंडल दिखे, जिनमें और कई सौ करोड़ तारे थे। हमने अपना अतीत भी जाना है और ब्रह्मांड के जन्म को भी देखा है। ये सब हमारे ब्रह्मांड का 1370 करोड़ साल पुराना इतिहास हमारे दिमाग में एक मॉडल की तरह कैद है। मगर जिंदगी का मतलब ढूंढने की ये कोशिश हमें कहां ले जाएगी? इसका जवाब मेरी नजरों में बिल्कुल साफ है। वो मतलब भी असल में सच्चाई के उस मॉडल का ही एक हिस्सा है जिसे हम अपने दिमाग में बनाते हैं। अब इस माँ और बच्चे को ले लीजिए। ये दोनों अपने अपने चेतन मन में सच्चाई का अपना अपना मॉडल बनाते हैं। बच्चा अपने आसपास की जगह का मॉडल बड़ी बारीकी से बनाता है, मगर वो शायद ये नहीं जानता कि वो अभी 5वीं मंजिल पर है। माँ का दिमाग भी सच्चाई की एक तस्वीर बनाता है। उसके लिए तो अपने बच्चे के लिए उसका प्यार उतना ही सच्चा है जितना कि उसके हाथ में मौजूद फोन। ये भी कह सकते हैं कि हमारा दिमाग सब सच्चाइयों का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो हमारी भावनाओं और मतलब का ही अंदाजा लगाता है। प्यार और सम्मान, सही और गलत, ये सब उस ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसे हमने अपने दिमाग में बनाया है। वैसे ही जैसे वो टेबल, ग्रह या एक तारामंडल। ये बड़ी अनोखी बात है कि हमारा दिमाग, जो असल में कणों का एक संग्रह है, वो फिजिक्स के नियमों से चलता है। और वो न सिर्फ सच्चाई का अंदाजा लगाता है, बल्कि उसे मायने भी देता है। जीवन का अर्थ वही है जो आप इसे देना चाहते हैं। मुझे तो यही लगता है कि हम सभी ब्रह्मांड के मायने दे रहे हैं। खगोल शास्त्री कार्ल सैगन ने एक बार कहा था, हम सभी ब्रह्मांड का ही एक रूप है। जीवन का मतलब सिर्फ हमारे दिमाग की हदों में ही रह सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी का मतलब कहीं और नहीं, हमारे दिमाग में छिपा है। इस लिहाज से कई मायनों में हम सबसे बड़े रचयिता हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल साइंस डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक को साथ लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।